सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालहतकारों की टीम शाहीन बाग पहुंची। मसालहतकार संजय हेगड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम यहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आए और हमें उम्मीद है कि हम सबसे बात करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि ये मसला हर किसी की रजामंदी के साथ हल हो जाएगा। वहीं धरने पर बैठी खवातीन का कहना है कि मीडिया की मौजूदगी में बातचीत हो। बहरहाल पहले दिन की मुलाकात खत्म हुई, अगले रोज फिर होगी बात। देखिए रिपोर्ट। शाहीन बाग पहुंचे मुज़ाकरातकार, दादियों को सुना और रखी अपनी बात। अभी तो शुरुआत है, अगले रोज फिर करेंगे बात। पिछले 67 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन धरने पर हैं। इंतजार था कि कोई आए, कोई सरकारी नुमाइंदा आए और इनके दुख दर्द, इनके मुतालिबात सुने। इन्हें खुशी है, आखिरकार कोई इनके बीच आया भी और इन्हें सुना भी। We hope to speak to everyone. We only ask that you respect the privacy of the process. We will speak to everyone inside. We will keep everyone briefed on an equal basis, with no favorites. We just want to speak to everyone inside. We hope to resolve the matter with everybody's cooperation and good faith. पहली बार आए हैं सुप्रीम कोर्ट के और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी बातचीत रहेगी और हम सबसे मिलना चाहेंगे, सबकी बात सुनना चाहेंगे। हम सब नागरिक हैं, वो सिटीजन, तो एक दूसरे की बात सुनना जरूरी भी है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है। मैम क्या आपसे इनसे हम सबसे बात करें और हल पे पहुंचे। इस बात का पहले से अंदाजा था कि कोई इनके बीच इनकी बातें सुनने आने वाला है, सो इंतजार भी था। ये अलग बात है कि आने वाला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आया। एहतजाज को यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाने की क्या सूरत हो सकती है, ये जानने के लिए आया। 2 महीने से जायद हुए धरने पर बैठी दादियाँ भी कोई मुस्तकिल धरना नहीं चाहती, लेकिन चाहती क्या है? यार इसे वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है और तुम जो कुछ हमारे साथ करा वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम पर बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले दिन की मुलाकात पूरी हुई, कुछ बात हुई, एहतजाजियों का दुख जाना और इनके जज्बे की तारीफ। आज पहली मुलाकात की हमारी शाहीन बाग की दादियों से, बहनों से, माताओं से और नागरिकों से बहुत अच्छा लगा। सबको मिलना, सबकी बात सुनना। आज भी कल भी आप और जी हमने पहले उनसे पूछा कि वो चाहते हैं कि हम कल आए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आज बात तो पूरी हो नहीं पाई, आज शुरुआत ही हुई है और वो सब चाहते हैं कि हम कल दोबारा आए, तो हम आएंगे। और ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सबने अपना दुख, अपना दर्द व्यक्त किया, हमें बताया। इतने आए हैं आज और हम आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कल भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हम हमारे कार्य करेंगे। हम तो सुनने आए हैं, सुन के जा रहे हैं, जहन में रखेंगे और आगे प्रोसेस चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। आज शुरुआत है, आज सिर्फ शुरुआत है। कल मैम कितने बजे आने की उम्मीद है? वो हम बता देंगे। मुज़ाकरातकार अगली रोज फिर आएंगे। दादियां भी चाहती हैं कि वो आएं। बस दुआ कीजिए कि एहतजाजी खवातीन के मुतालिबात पूरे होने की कोई सूरत निकल आए और बात बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत करने थाने गई लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है। मुतासर लड़की ने पुलिस एहलकार पर इल्जाम लगाया है कि उसने थाने में उससे बदकलामी की गई उससे और कहा कि ज्यादा पढ़ लिख गई हो। इतना एडवांस किसने बनाया? क्या पापा ने? लड़की का इल्जाम है कि थाने में उसके पापा से जबरदस्ती समझौते पर दस्तखत कराए गए। मुतासरा ने थाने के अंदर का वीडियो भी ट्वीट किया है। देखिए, ट्विटर पे इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है कि ये मकान मालिक और किराएदार
इनका आपसी विवाद है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने, जैसा उसने लड़की ने आरोप लगाया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अगर ऐसा किया है तो ये गलत है और इसकी हमने जांच ऑर्डर की है और जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशनबाग में खवातीन का एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 39 दिनों से लगातार जारी है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी एहतजाजी खवातीन के अज़्म में फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आ रही है। गर्चे एहतजाजी धरने में शामिल खवातीन की तादाद में पहले से कुछ कमी आई है, ताहम मुस्तकिल धरने पर बैठी खवातीन अभी भी अपने मौके पर डटी हुई हैं। एहतजाज में शामिल खवातीन ने मरकजी हुकूमत पर अड़ियल रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। इनका कहना है कि मरकजी हुकूमत इससे पहले भी अपने कई मुतनाज़ा फैसलों से अवाम को परेशानी में डाल चुकी है। खवातीन का कहना है कि जब तक हुकूमत शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का ऐलान नहीं करती, एहतजाजी धरना उसी तरह जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान को वही डर सता रहा है, नॉट ओनली द मुस्लिम्स, इट्स अबाउट द होल कंट्री कि पूरा देश इसमें लगा हुआ है। अब आप हर वक्त हमको सड़क पर चाहते हैं, हर वक्त हमको लाइन में लगाए रहना चाहते हैं। आपने नोटबंदी की, डीमोनेटाइजेशन, उसमें आपने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगाया। आखिर आप कब तक हमको लाइन में लगाना चाहते हैं? हम आधार कार्ड बनवाते हैं साहब लाइन में लगवा के, आपने कहा आप हमारे वोटर कार्ड हमने लाइन में लगकर बनवाया, हमने आधार कार्ड लाइन में लगकर बनवाया, हमने पैन कार्ड लाइन में लग के बनवाया। अब हम यहाँ लाइन में खड़े हैं। बेवकूफ़ नहीं है जो हम लोग इतने दिन से अगर वो हमको बेवकूफ़ कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है, फिर हम ज़बरदस्ती धरना कर रहे हैं। हम लोग पता है इसकी असलियत क्या है, तभी हम लोग ये कर रहे हैं ना। जामिया के स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, इतने मतलब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग पढ़ के कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है, बल्कि ये तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। मतलब सब बेवकूफ़ है, सिर्फ वही एक इंटेलिजेंट है। क्योंकि हम आसाम के हाल देख रहे हैं और आसाम में जो त्राही मच रही वो हम नहीं चाहते कि पूरे भारतवर्ष में जब हो जाए तब हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन उठाएं। तो इसलिए कुआं खोदना, आग लगने का इंतजार नहीं करना पड़ता। कुआं खोदने के लिए पहले से कुआं खोद के रखिए कि आग लगने ही ना पाए। एशिया के सबसे बड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आज वोट डाले गए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में 10,000 से ज्यादा वकीला ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। बार एसोसिएशन के चुनाव में सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत कुल 28 ओहदों के लिए 193 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए हाई कोर्ट इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके लिए जगह जगह पर CCTV कैमरे और हिफाजती एहलकार तैनात किए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को किसी भी तनाज़े से बचाने के लिए इस बार बैलेट पेपर पर होल मार्क का इस्तेमाल किया गया था और चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती का आगाज 22 फरवरी को होगा। आज हम वोटिंग करा रहे हैं, 10 से 5 की वोटिंग होगी और सभी लोगों को जो प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है उसके तहत हम लोग हर काउंटर पे वो कैमरा लगाए हुए हैं, CCTV कैमरा हमारा चल रहा है, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। 5 बजे हम लोग ये चुनाव प्रक्रिया पूरी बंद कर देंगे और 22 को हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। इसमें 10,000 बैलेट पेपर छपवाए गए हैं। बैलेट पेपर सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, उसमें हॉलमार्क लगाया गया है, उसमें होलोग्राम लगाया गया है और उसमें 5 के दस्तखत है हमारे एड्रेस कमेटी के मेंबर्स के, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। 10,000 बैलेट पेपर छपवाए गए हैं, जितने पड़ जाएंगे उसका बचेंगे उनको जलवा दिया जाएगा उससे, ताकि वो यूज न हो सके। खबर एमयू से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाजी धरने के जरिए इंतजामिया और तलबा के दरमियान शुरू हुई तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता दिनों तलबा के जरिए एमयू की कैंपस की दीवारों पर लिखे गए नारों को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सफेदी फेर कर छुपा दिया। तलबा के नारे जहां शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहे तहरीक के ताल्लुक लिखे थे, वहीं नारों में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की गई थी। कहीं ना कहीं स्लोगन लिखना हमारा राइट है, वे ऑफ प्रोटेस्ट भी है स्लोगन लिखना, और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया सच बातों से डरती है इसलिए हम लोगों ने लिखा था और आज सुबह में उसको पुतवा दिया रात में ही, जबकि जो कहीं ना कहीं वो सच बात से डरती है। इसलिए हम लोगों ने मतलब उनसे लिसन में कहा था कि सर आप लोग मतलब अपने आपकी लीडरशिप को कैंपस रिजेक्ट करता है, वो लोग नहीं मान रहे थे। VC और रजिस्ट्रार है जो कि 15 की रात में जो वाक़या हुआ उसके बाद से हमारे 2 डिमांड और जुड़ गए, VC और रजिस्ट्रार का रिज़ाइन। और ये लोग इतने शर्म, मतलब इनको शर्म ही नहीं आती है, ये अपने ही बच्चों के खून से होली खेल के और यही इसी कैंपस में बैठे हुए हैं और बच्चों को ठंड में यहाँ सोना पड़ रहा है। हमें ये लोग सड़क पर उतार दिए हैं और इसीलिए हम लोग मैसेज पहुँचा रहे थे कि आपको शर्म क्यों नहीं आती है। ये आपको मालूम है इंतज़ामिया ने वक्तन फ़वक्तन हमेशा इस बात को सामने रखा है कि डेमोक्रेटिक पीसफुल वे में
और एक मतलब डेजिग्नेटेड प्लेस पे विद इन द लीगल फ्रेमवर्क अगर डेमोस्ट्रेशन करते हैं, इंतजामिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसी आप बात कर रही हैं, हमारे संज्ञान में ही सफाई सुथराई, आपको मालूम है KMU इज द वेरी वेरी क्लीन एंड ग्रीनेस्ट कैंपस, और इसकी सफाई सुथराई होती रहती है। वो ये उसी का पार्ट एंड प्रोसेस है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ मतलब निकालना गलत। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौमी उर्दू कौंसिल को वजारत अक़लियत से जोड़ने के लिए PM को खत लिखा था। अब PMO कौंसिल की वजारत अक़लियत के तहत मुंतकिल करने के फैसले के बारे में सोच रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने उर्दू कौंसिल और उर्दू ज़बान की अक़लियतों से जुड़े होने की दलील दी थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने उर्दू कौंसिल समेत कई महकमे को वजारत अक़लियत में शामिल करने के लिए कहा था। तो लखनऊ के अहले उर्दू मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की उस पेशरफ्त से मुतमईन नहीं। इनका मानना है कि उर्दू किसी खास मजहब की ज़बान नहीं और उर्दू को किसी खास मजहब से मुंसलिक करना उर्दू की तरक्की को महदूद करने के मुतरादिफ है। मुहिबान उर्दू का ये भी मानना है कि उर्दू सिर्फ अक़लियत की ज़बान नहीं, इसे किसी मजहब, ज़ात और इलाके में क़ैद किया ही नहीं जा सकता। जो लोग इस पर अक़लियत का टैग लगाना चाहते हैं वो ना उर्दू ज़बान के हमदर्द हैं और ना ही हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के तरफदार। उर्दू ज़बान से सुंदर ज़बान हिंदुस्तान में है ही नहीं, और आज उर्दू ज़बान जो है इसको एक पूरे हिंदुस्तान की आत्मा मानी जा सकती है। कुछ लोग हैं जिनमें ज्ञान का अभाव है, वो अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की जो विरासत है और जो देश की ख़ास क्वालिटीज़ हैं उनको नहीं पहचान पाए। और जो लोग उर्दू को कैद रखना करना चाहते हैं वो शायद थोड़ा और इतिहास में झांक के देखें और वर्तमान में झांक के देखें, अपने देश को थोड़े समझने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी बातों से नहीं समझा जाता है, कुछ आगे बढ़िए, अपना दिल खोल के समझिए, दिमाग को बंद मत कीजिए। इस तरह की बात करना तो बहुत ही गलत है, और मेरे परिवार का तो बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है उर्दू से, उसको अलग से मिनिस्ट्री में देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी लखनऊ शहर में जो पहली उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1981 में, तो उसमें रामलाल जी इन्वॉल्व थे, उसमें विश्वेश्वर प्रदीप इन्वॉल्व थे, उसमें मेरे वालिद मरहूम बिशन कपूर इन्वॉल्व थे, और उसका जो उद्घाटन था वो VP सिंह ने किया था। तो ये कभी भी सोचा ही नहीं गया कि साहब ये किसी माइनॉरिटी तबके के, तो सबकी भाषा है। चीज़ों को अगर आपको वाकई आगे बढ़ाना है तो डिसेंट्रलाइज करी जाती चीज़ें, एम्पावर्ड लोगों को दिया जाता है, और सेंट्रलाइज करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई काम बंद करना। अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिसको मांग रहे हैं अपने पास, आपको कुछ छुपा हुआ नहीं है कि उनके मंत्रालय के जो काम, उसके बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, काम आगे बढ़ नहीं रहा है, इस पर भी मुझे लगता है कि उनकी नीयत कहीं ना कहीं इस काम को, NCPL को अपने पास लेकर के इसको भी बंद दरवाजे में, बंद खिड़की में कहीं डाल देंगे, जो काम हो रहा है वो बंद हो जाएगा। लोगों का मानना यही है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को बेहतर बनाया जाए, जिसकी बुनियाद पर ज़बान के मसाइल हल हो सकें। इसे अपने आप में महदूद कर देना मुनासिब नहीं है। देखना यह है कि अब मंजरनामा किस हवाले से और किस हद तक तब्दील होता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 144 रुपए के गैर मामूली इजाफे के बाद से मरकजी BJP हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद आज मेरठ में राष्ट्रीय लोक दल के कारकुनान ने गैस सिलेंडर लेकर कमिश्नरी चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए गैस पर बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। 144 रुपए सरकार ने बढ़ाए। जो गरीब खाना नहीं खा रहे, जो एक टाइम का खाना खाते, क्या उनके लिए 144 रुपए रेट एकदम से बढ़ना हमारे लिए सही है या गलत है? आप सरकार से इस चीज का जवाब मांगिए। और आज यहाँ पे पूरी महिला शक्तिकरण इकट्ठी हुई है। महंगी होगी, मजदूर अपने बच्चों को कैसा पाला? क्या कारण है 144 रुपए क्यों बढ़ा है एक दाम में? हमें तो सरकार से ये जवाब है। जो सर्विसमैन है उन्हें क्या जरूरत है? क्या चाहते हैं आप? आदमी है उन्हें क्या है? हमारी ये मांगे है गैस
मेरठ में गुज़िश्ता रोज स्वाइन फ्लू के एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। हैरत की बात यह रही कि गुज़िश्ता कई रोज से मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज इस मरीज की जांच रिपोर्ट उसकी मौत हो जाने के बाद आई, जिसमें मरीज को स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई है। चीफ मेडिकल अफसर के मुताबिक जिले के मेडिकल अस्पताल की लैब में स्वाइन फ्लू की जाँच और बेहतर इलाज के लिए अलहदा वार्ड की सहूलियत दस्तियाब है और शुरुआती जाँच के बाद ही स्वाइन फ्लू के मरीज का बेहतर और मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। लेकिन कुछ अस्पतालों की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी साबित हो रही है। जो डायग्नोसिस के लिए जो जाता है सैंपल जो भेज रहे हैं हमारे चिकित्सक, वो थोड़ा लेट भेज रहे हैं। अगर जल्दी भेजें तो इलाज भी होने के चांसेस, अच्छे होने के चांसेस, ठीक होने के चांस मरीज के बढ़ जाते हैं। तो ये जो 2-3 केस इस तरह के हुए हैं जिनमें रिपोर्ट सेम डे आई है या अगले दिन आई है। रिपोर्ट तो हमारी जिस दिन सुबह लग जाती है तो शाम तक आ जाती है, और अगर दोपहर के बाद आप लैब में पहुँचेंगे तो अगले दिन सुबह वो दोपहर तक रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट में देरी नहीं होती है वहाँ मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सैंपल ही अगर लेट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे सभी चिकित्सक बंधु जिनको पहले से गाइडलाइन है कि समय से जो है प्राथमिक अवस्था में ही मरीज को ढूंढ लें। प्राथमिक अवस्था में मरीज को अगर जल्दी टेमीफ्लू शुरू हो जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर चला जाए और फिर उनको समझ में आए कि चलो स्वाइन फ्लू भी टेस्ट करा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, और पता लगा कि स्वाइन फ्लू ही आ गया उसको पॉजिटिव, तो फिर वेंटिलेटर पे जाने के बाद में उसकी मोर्टेलिटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तब तो वो झिल्ली बननी शुरू हो जाती है फेफड़ों में, उनकी ऑक्सीजन का आना जाना जो है कम हो जाता है। फिर उसको पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है, खासतौर से वृद्ध व्यक्ति। इल्म अदब के अहम मरकज लखनऊ में आज मुंशी नवल किशोर को उनकी गैर मामूली अदबी और इल्मी खदमात के लिए खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुंशी नवल किशोर के खानवादे के चश्म चिराग रंजीत भार्गव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह है कि मुंशी नवल किशोर ने अपनी हयात में नवल किशोर प्रेस के जरिए उर्दू तबात के बाब में एक इनकलाब बर्पा करते हुए हज़ारों किताबों की इशाअत को यकीनी बनाया था। एक ख़ास बात यह भी थी कि जब नवल किशोर प्रेस में दीनियात की किताबें छापी जाती थीं तो प्रेस के गैर मुस्लिम मुलाजमीन को भी पाक और बावजू रहने की हिदायत दी जाती थी। मुज़ाकरे में शरीक मुकर्रिरीन ने कहा कि आज के हिंदुस्तान को नवल किशोर जैसे मुहिब्बान उर्दू और मुहिब्बान मुल्क व कौम की ज़रूरत है। लखनऊ के आरिफ कैसल में नवल किशोर शख्सियत और खदमात के उन्वान से मुनक़दा मुज़ाकरे में मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े शख्सियात को मुंशी नवल किशोर के नाम से मंसूब एजाज़ भी पेश किए गए। मुज़ाकरे में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, अनीस अंसारी और उमैर मंजर समेत अहम अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आगरा आमद के पेश नज़र गंगा और जमुना का संगम किया जा रहा है। जी हां, आगरा में ताजमहल से मुत्तसिल जमुना नदी में इन दोनों पानी की कमी है, जिसके पेश नज़र तकरीबन 500 क्यूसेक पानी गंगा नदी से जमुना नदी को दिया जा रहा है। सिंचाई महकमे के चीफ इंजीनियर धर्मेंद्र फोगाट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल का दीदार करेंगे, जबकि इन दिनों जमुना नदी में पानी की कमी है। इसी ताल्लुक से 500 क्यूसेक पानी बुलंदशहर से छोड़ा गया है, जो मथुरा के रास्ते 5 दिन में आगरा पहुंचेगा। ये जल की कमी है यमुना में। महामहिम ट्रंप आ रहे हैं तो वो 24 को आगरा जाएंगे और आगरा में इसीलिए पानी छोड़ा जा रहा है। और ये पानी सिकंदराबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारा मार्ट ब्रांच पर कोट एस्केप है, उस कोट एस्केप के माध्यम से छोड़ा जा रहा है, जो लगभग 5 दिन में आगरा पहुंच जाएगा। आगरा में जो अभी तक हमें प्रोग्राम पता चला है, महामहिम ट्रंप ताज का दीदार करेंगे और ताज के पीछे यमुना है, तो यमुना में जल उपलब्धता रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अजीम इत्तेहाद की क़यादत पर नर्म पड़े शरद यादव, कहा आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, तेजस्वी ही हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर। पटना के डाक बंगला चौराहे पर दारोगा उम्मीदवारों ने किया हंगामा, इम्तिहान कैंसिल करने को लेकर मुजाहरा, पुलिस ने चलाई लाठियां। रक्सौल में एसएसबी ने स्कॉर्पियो से जब्त की 12 करोड़ की चरस, 2 स्मगलर भी गिरफ्तार। और पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया बिहारी लिट्टी चोखे का मजा, दिल्ली के हुनर हाट में खाया लिट्टी चोखा, कई स्टॉल्स में घूमे पीएम मोदी।
बिहार में उर्दू और उर्दू सहाफत को मजबूत बनाने के मकसद से उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पहली बार बिहार उर्दू नामा निगारा ने अमलगाह के नाम मुनक्किद इस प्रोग्राम में सूबे के तमाम अजला से आए उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अखबारों के मुदीर की जानिब से उनकी तरबियत की गई। वहीं मुस्तकबिल में उर्दू के मसले पर खुलकर काम करने का मंसूबा भी बनाया गया। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम की खास रिपोर्ट। कहने के लिए तो ये रियासती उर्दू नामा निगारा ने अमलगाह था, लेकिन उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से इस प्रोग्राम के जरिए रियासत में उर्दू ज़ुबान को नाफिज करने और उर्दू आबादी की मुश्किलों को हल करने की एक कामयाब कोशिश की गई है। दरअसल इस प्रोग्राम में बिहार के मुख्तलिफ अजला के उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। ये पहला मौका था जब सूबे के ज़्यादातर उर्दू सहाफ़ियों को एक जगह जमा करके उनसे उर्दू सहाफ़त, अक़लियती और बुनियादी मसाइल पर बात की गई। उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से पहली दफ़ा पूरे बिहार के सहाफ़ियों के लिए, उर्दू सहाफ़ियों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इसका मतलब और मकसद ये है कि उर्दू सहाफ़त को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए। उर्दू सहाफ़त की अपनी तारीख़ रही है, 200 साल में ही इसने जो तारीख़ रकम की वो काबिल सताइश है। लेकिन आज हम उर्दू सहाफ़त को कहीं पीछे देख रहे हैं या दूसरे अखबारात और के मुकाबले में कहीं कुछ कमी का एहसास होता है। तो इस कमी को दूर कैसे की जाए और नामा निगारों को कैसे ट्रेंड किया जाए, उसको कैसे तरबियत दी जाए, किस किस निकात पर कमी है, इस पर गौर ख़ौज करने के लिए इस अमलगाह या वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अखबारात के मुदीरान ने इस प्रोग्राम की सताइश की और इस मौके पर अजला में काम कर रहे उर्दू सहाफ़ियों को आज के मौजूदा तनाजुर में किस तरह से काम करना है उस पर तफसीली रोशनी डाली। इससे जाहिर है कि जो नामा निगार हैं और ख़ासतौर से जो नए नामा निगार हैं या अभी फील्ड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हक़ में कुछ फ़ायदे की बात होगी और उन्हें कुछ अपने सीनियर से रोशनी मिलेगी, तजर्बा हासिल कर सकेंगे। अखबारों में से खबर ही गुम है। आप या मीडिया में भी आप देखें, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि 10-5% भी खबर नहीं है, खबर गुम है। लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं और बाकी दुनिया की सारी चीज़ें कर रहे हैं, खबर पर तवज्जो कम है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, खबर तो खबर होती है, खबर की तलाश होनी चाहिए। ये जो वर्कशॉप किया जा रहा है वो ये बताने की, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उर्दू अकेडमी ने भी वर्कशॉप किया था सरकारी सतह पर, और जानते हैं 2 वर्कशॉप हो चुके, अब तक 2 वर्कशॉप हुए और दोनों वर्कशॉप जो है ये सरकारी सतह पर हुए। ये अखबार वालों को चाहिए था, उर्दू अखबार वालों को चाहिए था कि साहब ये वर्कशॉप करते और उनके जो नामा निगार मुख्तलिफ अजला में फैले हुए हैं उनको वो ट्रेनिंग देते। उन्होंने नहीं किया। उस मनसब को ये पूरा कर रहे हैं, उस फ़र्ज़ को ये पूरा कर रहे हैं, तो ये अच्छी कोशिश है। उर्दू जहाँ एक बड़ी आबादी की ज़ुबान है, वहीं उर्दू सहाफ़ी उर्दू आबादी की आवाज़ हैं। इस ताल्लुक़ से उर्दू सहाफ़ियों को अपडेट रहने के साथ साथ किताबों को पढ़ने और माशरे से जुड़ने की अपील की गई। उर्दू डायरेक्टरेट ने कहा कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के सिलसिले में उर्दू के सहाफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। मज़ीद इस सिलसिले में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि इस तरह का प्रोग्राम अब मुख्तलिफ अजला में करने पर डायरेक्टरेट की जानिब से गौर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के हुनर हाट पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां लिट्टी चोखा खाया, साथ ही कुल्हड़ में चाय पी। इन्होंने इसके पैसे भी दिए और लिट्टी चोखा वाले दुकानदार से बात भी की। इन सब के बाद ट्विटर पर तस्वीरें भी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी हुनर हाट में पहली बार पहुंचे और मैं यहाँ पे जो मौजूद हूँ, इसी हुनर हाट पे जो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, यह बिहारी का स्टॉल है और यहाँ पे उन्होंने लिट्टी चोखा का आनंद लिया। इस जगह आकर के उन्होंने चाय का भी चुस्की ली और खुद पेमेंट भी किया। मैं सीधे उससे बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बात करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लिखा हुआ बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा, हालांकि बिहारी का सबसे फेमस है, प्रधानमंत्री भी जायका का आनंद जरूर लिया।
प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे। जी सर, यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे थे हमारे यहाँ। उनको मैंने ये बिहार का पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा टेस्ट कराया और ये मावे का अनरसा भी टेस्ट कराया। उन्होंने बहुत प्यार से लिट्टी चोखा को खाया और तारीफ भी की, कहा कि अच्छा है। मैंने उनको बताया सर ये रोस्टेड नेचुरल हेल्दी खाना होता है, इसमें जितने भी प्रकार के मसाले पड़े हैं सब नेचुरल हैं और सब पौष्टिक है, जैसे कि चने का सत्तू, अदरक, मिर्च, लहसुन, अजवाइन, कलौंजी, नींबू, काला नमक, जो भी पदार्थ इसमें पड़े हैं सब नेचुरल और पौष्टिक हैं। खाने के बाद उन्होंने क्या बताया? खाने के बाद उन्हें शाबाशी दी और उन्होंने हमें पैसा भी दिया लिट्टी चोखा का, उन्होंने आशीर्वाद दी। ठीक है, मेरा नाम रंजन राज हुआ और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे करीब वो 10 मिनट के करीब रहे। पहले उन्होंने हमारे स्टॉल पे आए, फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो मैंने उनको बताया और उनके बाद उन्होंने बैठ के लिट्टी चोखा खाया। मैं उनको लिट्टी चोखा खिलाया, काफ़ी देर बैठे, उसके बाद लिट्टी चोखा खाने के बाद उन्होंने प्रस्थान की। और क्या उन्होंने बोला? और उन्होंने कुछ हमसे तो खास बात नहीं की। उन्होंने हमसे पूछा आप कैसे हो, कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं पटना बिहार का हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी बिहार गया था, पटना में भी हमने ये किया अपना। तो हमने बताया जी सर मैं था वहाँ पे उस समय। यही सब बात की उन्होंने हमसे और लिट्टी चोखा खाने के बाद उन्होंने प्रस्थान। हाँ, लिट्टी चोखा खाया, अनरसा खाया, बस। लिट्टी चोखा के साथ अनरसा का भी आनंद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करीब 50 मिनट इसी स्टॉल पर रहे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी यहाँ मौजूद थे और करीब 50 मिनट इसी स्टॉल में हुनर हाट में घूमते रहे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ निरंजन सिंह, 18 दिल्ली।